question now without. Okay. बच्चे ऑफलाइन क्लास का आई हैव नो आइडिया एक्चुअली. दिस वीक टिल 30th Jan एज पर द गाइडलाइन हमें ऑनलाइन ही फॉलो करना है बिकॉज वी स्टार्टेड ऑफलाइन. वी स्टार्टेड. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आपके बीच में जो कि आए ऑफलाइन क्लास में एंड इनफैक्ट सबसे अच्छा रिस्पॉन्स 9th और 10th क्लास से ही था, स्पेशली सिन्नर के जो बच्चे थे वहां से. तो काफी बच्चे इंटरेस्टेड थे, वो आए भी. वी वर डूइंग इट बट समहाउ वापस से, क्योंकि अभी पीक पे है, वापस से सारे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का नंबर, उनका काउंट बढ़ चुका है. एवरीवन इज सिक, इवन आई एम सिक. सो ऐसी सिचुएशन में अचानक से अगर ऑफलाइन कर देंगे, योर हेल्थ विल बी इन डेंजर. दैट इज द रीजन. दैट्स व्हाई वी आर लुकिंग फॉर बेटर सोल्यूशन. अभी ऑनलाइन कन्वीनियंट है, वी आर डूइंग इट. ऑफलाइन का अनाउंसमेंट सून आपको हो जाएगा. जैसे पहले चल रहा था ऑफलाइन, वापस से हम उस पर स्विच करेंगे. इट्स नॉट लाइक कि हम कंसिडर नहीं कर रहे, वी आर कंसिडरिंग. ओके, डोंट वरी अबाउट इट. सून इट विल बी ऑफलाइन, मे बी बाय फेब. तब ऐसा हो सकता है हम ऑफलाइन स्टार्ट करें बिकॉज एनी हाउ आप लोग वीक में एक बार मिलते हो, सो इट इज मैनेजेबल. इट्स नॉट कि मैनेजेबल नहीं है, इट इज. सो विल डू समथिंग. चलो, लास्ट टाइम टाइप्स ऑफ डिजीज पे मैंने एंड किया था, जिसपे आई हैव फिनिश्ड टिल आई थिंक 2 types of diseases, acute and chronic. Yes ma'am. ओके, सो एक्यूट के बारे में ये एक्सप्लेन किया था. एक्यूट मीन्स जो शॉर्ट पीरियड तक रहता है, नॉट दैट हार्मफुल. शॉर्ट पीरियड तक होगा, ठीक हो जाएगा. और क्रोनिक ऐसा है जो लॉन्गर पीरियड तक रहता है. समटाइम इट इज क्रिटिकल, और कह सकते हो लीथल ऑल्सो. इट कैन टेक योर लाइफ. और अगर एक बार ये कंडीशन हो गई तो ये कंडीशन लाइफ लॉन्ग रहती है. जैसे हाइपरटेंशन है. हाइपरटेंशन लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है. आप इसका प्रिवेंशन लेते हो, आप प्रिकॉशन लेते हो, अपनी लाइफस्टाइल बेटर करते हो, बट आप कंप्लीटली इससे ठीक नहीं हो सकते. सो दीज वर द 2 types ऑफ डिजीज वी डिस्कस्ड. आज जो मैं फर्दर टाइप्स जो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, आई विल कंटिन्यू फ्रॉम दैट पार्ट. फर्स्ट इज कॉन्जेनिटल. दूसरा है एक्वायर्ड. नाउ दिस वन इज इंटरेस्टिंग. कॉन्जेनिटल वो टाइप का डिजीज है विच इज प्रेजेंट सिंस बर्थ. मतलब लोग पैदा ही सर्टेन प्रॉब्लम के साथ होते हैं, जैसे डिसेबिलिटी. आपको कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, सो दैट काइंड ऑफ डिजीज या उस टाइप का डिसऑर्डर इज गोइंग टू बी कॉन्जेनिटल. यस निखिल. मैम एक्यूट में डाउट था कि मैंने ऐसा देखा है कि कफ और कोल्ड मतलब कोई लोगों को लाइफ टाइम रहता है, तो वो किस में आता है फिर? अगर कफ और कोल्ड उनको लाइफ टाइम है, मतलब उनका कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है जो कि क्रोनिक में आएगा. फिर मींस इट इज अपियरिंग. उसके साइलेंट सिम्टम्स सिमिलर टू कफ एंड कोल्ड है, बट इट कैन बी समथिंग अदर. मे बी एलर्जिक रिएक्शंस रहते हैं, जैसे अस्थमा. अस्थमा भी क्रोनिक में आता है, क्योंकि अगर जो अस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं उनको लाइफ लॉन्ग अस्थमा होता है. दे ऑलवेज होल्ड देयर क्या बोलते हैं एंटी हिस्टामिन्स और उनके स्प्रे, ठीक है, या फिर नेजल ड्रॉप्स वो हमेशा लेकर चलते हैं. व्हाई दे यूज इट? बिकॉज उनको कभी भी अटैक या एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, दैट्स व्हाई. तो उनका जो साइन एंड सिम्टम है वो अपीयर होगा कि वो कफ एंड कोल्ड की तरह है, बट एक्चुअली वो कोई और रेस्पिरेटरी डिजीज है जो कि क्रोनिक हो सकता है अगर वो लाइफ लॉन्ग आपने ऑब्जर्व किया है तो. बट अगर सीजन के हिसाब से कभी हो रहा है, देन इट्स गोइंग टू बी अक्यूट. बट देयर इज वन थिन लाइन. एक चीज आप ध्यान देना, sometimes people often have acute diseases in very short period. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका इम्यूनिटी फिर लो होता है. जैसे उनको सच में कफ एंड कोल्ड ही है, बट उनको बहुत फास्ट फ्रीक्वेंटली कफ एंड कोल्ड होता है. वो बहुत जल्दी उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर जाती है आउटसाइड पैथोजेंस को. ऐसा क्यों हो पाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पर्सन की इम्यूनिटी जो है दैट इज वेरी लो. सो अगर इम्यूनिटी लो हुई, सो एक्यूट प्रॉब्लम्स भी बार बार फ्रीक्वेंटली होती रहेंगी. सो इट विल अपीयर क्रोनिक बट एक्चुअली एक्यूट. सो ये भी कंडीशंस है. नाउ इन केस ऑफ कॉन्जेनिटल के टाइम पे, यानी सिंस बर्थ आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है. अगर सिंस बर्थ प्रॉब्लम है, सो फॉर श्योर इट इज रिलेटेड टू जीन म्यूटेशन या फिर क्रोमोसोमल म्यूटेशन, वन ऑफ द सेम थिंग. उसके दूसरे नाम, जीन को क्रोमोसोम भी बोल सकते हो, तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन
तो ये सारी चीजें अगर आपके डीएनए में ही प्रॉब्लम है, कोई ना कोई जेनेटिक इन जनरल, इन शॉर्ट आप यू आर टॉकिंग अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर्स. So some people are born with certain disability or disorder or diseases, उस चीज को बोलते हैं congenital. Example अगर मैं दूं, people are born with color blindness. Okay, people are born with hemophilia, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, उस कंडीशन को हीमोफीलिया कह रहे हैं. सो पीपल आर बॉर्न विद दिस काइंड ऑफ डिजीजेस. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका जेनेटिक या क्रोमोसोमल म्यूटेशन हुआ है बिकॉज ऑफ दैट. देन नेक्स्ट इज अबाउट एक्वायर्ड. देन अभी आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है अबाउट जेनेटिक एंड इवोल्यूशन. दैट वन इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. आपको इन सब के आंसर्स मिलेंगे कि ये चीजें क्यों हो रही है, जेनेटिक बेस्ड प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं, इन सब के आंसर्स मिलेंगे. एंड हाउ जेनेटिक्स ऑफ पेरेंट आर अफेक्टिंग द जेनेटिक्स ऑफ चिल्ड्रन, कैसे एक कैरेक्टरिस्टिक फ्लो होता है. एंड कई पुश्तों की पहले की बीमारी आफ्टर सर्टेन जनरेशंस भी अपीयर हो सकती है बिकॉज ऑफ दैट. सो वो सारी मिस्ट्रीज के बारे में आप देखोगे. सो दैट चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू. सो फॉर नाउ, okay, Nikhil, I'll come to your question. Just let me finish this quickly. Acquired means after birth जो आपको हुआ. जैसे for example, now I am sick, I have acquired the allergic reactions, the problems, cough and cold. तो what I have done, मेरी immunity अभी low हो गई होगी, और because of some other pathogens or allergens, उसकी वजह से I have acquired the disease or the problems. So after birth, जो environmental issues, आपकी immunity में कोई problem हुआ, आपके diet में कोई problem हुआ, इन सब की वजह से जो आप disease acquire करते हो, उसको acquired disease के अंदर कहते हैं. Acquired में भी further दो कैटेगरीज होती है. फर्स्ट कैटेगरी इज गोइंग टू बी इन्फेक्शियस. एक चीज आप एक्वायर करते हो किसी डिजीज्ड पर्सन से, इन्फेक्शियस, जैसे कोविड-19, इट इज इन्फेक्शियस क्योंकि ये कम्युनिकेबल है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली फैल सकता है. इनफैक्ट डिजीज पर्सन के टच किए हुए ऑब्जेक्ट को भी अगर आप टच कर लोगे तो वो फैल जाएगा. सो दैट मीन्स ये इन्फेक्शियस डिजीज है. The another part is non-infectious, means you are acquiring again after birth आपको हुआ, but ये जरूरी नहीं कि आप simply touching or by sitting with the people or by sharing things आप simply इसको communicate नहीं करा सकते. So it is non-communicable. Okay, so these are the two categories of acquired diseases. अंडरस्टूड? यहाँ तक कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड समझ में आया? यस मैम. ओके, चलो पहले, क्योंकि अब यहाँ पे हाईलाइट पॉइंट हमारे पास है इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस. पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारे पास यही दोनों है. क्यों? क्योंकि यही दोनों है जिसके ट्रीटमेंट के बारे में हम हमेशा डिस्कस करते हैं. मेडिकल साइंस इन्हीं दोनों चीजों को रिलेटेड ज्यादा रिसर्च कर रहा है. क्योंकि इफ सर्टेन पर्सन इज बॉर्न विद सर्टेन डिजीज, मतलब उसके जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है. अब जेनेटिक्स आप चेंज नहीं कर सकते, बट आफ्टर बर्थ अगर आप में कोई प्रॉब्लम आई है वो जरूर आप चेंज कर सकते हो और रिवर्स कर सकते हो. इसीलिए सबसे ज्यादा जो रिसर्च होता है वो इन्हीं दोनों के ऊपर होता है. ऑल द हॉट टॉपिक इज इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. तो इसीलिए अब इसी के बारे में हम थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे. अब अगर वो इन्फेक्शियस डिजीज है, सो व्हाट आर द रीजंस? लास्ट टाइम हमने कॉजेज देखे थे, एक्सटर्नल और इंटरनल कॉजेज. सो वही रीजंस है, मीन्स उन्हीं रीजंस को आप कंबाइन करोगे. सो दीज आर द रीजंस जिनकी वजह से इन्फेक्शियस डिजीज हो रहा है. अगर वो कम्युनिकेबल है, मतलब ये इजीली फैल रहा है, इट कैन कॉज द एपिडेमिक या पेंडेमिक, जैसा कि आज हुआ है. और मे बी इफ नॉट द पेंडेमिक, बट स्टिल अगर एक पर्सन को भी हुआ तो उसके आसपास जितने लोग रहते हैं, दे ऑल्सो कम अंडर द डेंजर ऑफ गेटिंग द इन्फेक्शन. सो इन्फेक्शियस डिजीज जो होता है, इट इज क्वाइट डेंजरस इन द सेंस कि जरूरी नहीं कि अगर वो इन्फेक्शियस डिजीज से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा तो दूसरे को भी नहीं होगा. दैट पर्सन इम्यूनिटी कैन बी लो, सो लो कि वो पर्सन के लिए वो डिजीज फेटल भी हो सकता है. ओके, सो दैट्स व्हाई इन्फेक्शियस डिजीज के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है. बट एक चीज अच्छी है, क्योंकि वो इन्फेक्शियस है, वो सबसे ज्यादा लोगों की नजर में आया, तो उसका इलाज भी उतना ही ज्यादा आसान है और मिला भी लोगों को. लाइक इससे रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है, इट इज क्वाइट सिंपल एंड इजी, बिकॉज इट इज इजी टू डिटेक्ट एंड पॉइंट आउट कि किसी पर्सन को बीमारी है या नहीं. सो इन्फेक्शियस डिजीज का कैटेगराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो सबसे ज्यादा हम काम करते हैं इसकी कैटेगराइजेशन में. कैटेगराइजेशन मतलब जैसे डिसाइड करना, एग्जाम्पल
कि वो बैक्टीरियल है क्या, क्योंकि अगर वो बैक्टीरिया है तो क्योंकि वो बैक्टीरिया यानी सेम ग्रुप से बिलोंग करता है तो उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगे। अगर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगे ताकि आप एक ड्रग से कम तो 3 से 4 बीमारियां ठीक कर पाओ, यानी एंटीबायोटिक्स आप उसके हिसाब से यूज कर पाओ। देन आप दूसरी कैटेगराइजेशन रख रहे हो, जैसे मे बी वो फंगल डिजीज है क्या या फिर वायरल डिजीज है क्या, मतलब माइक्रोब बेस्ड आप क्या कर रहे हो, उनका कैटेगराइजेशन कर रहे हो। माइक्रोब बेस्ड क्यों कर रहे हो, ताकि माइक्रोब बोल सकते हो या फिर पैथोजन भी बोल सकते हो। आप क्यों कर रहे हो इनका कैटेगराइजेशन, बिकॉज यू आर डिसाइडिंग कि पर्टिकुलर डिजीज जो है वो किस ड्रग से ठीक होगा और नहीं होगा। समटाइम्स सिंगल केमिकल और सिंगल मॉलिक्यूल कैन ऑल्सो अफेक्ट अदर काइंड ऑफ माइक्रोब्स टू, मतलब एक तीर से दो निशाने लग सकते हैं। तो अगर ऐसा है सो हम अननेसेसरी अपने ड्रग्स पे इतना ज्यादा एनर्जी और पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हैं। वी कैन यूज सिंगल ड्रग एंड ट्रीट मल्टीपल डिजीजेस। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमारा क्लिनिकल ट्रीटमेंट इजी हो, कन्वीनियंट हो और कम से कम हार्मफुल केमिकल्स हमारी बॉडी में जाए, इसके लिए कैटेगराइजेशन इज इंपॉर्टेंट। यानी ओवरऑल क्या हो रहा है, हम ड्रग प्रेस्क्रिप्शन को इजी बना रहे हैं, सो इट विल बी इजी फॉर डॉक्टर एंड फिजिशियंस टू डिटरमाइन कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। व्हाई प्रिस्क्रिप्शन इज इजी, बिकॉज ऑफ सम कॉमन ट्रेट्स, some common traits of the pathogen। तो क्योंकि कुछ पैथोजन है उनका ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक सेम है तो उनके लिए ड्रग प्रेस्क्रिप्शन इजी हो जाएगा। दैट्स व्हाई इन्फेक्शियस डिजीज हमेशा हाईलाइटिंग पॉइंट में रहता है। बट द प्रॉब्लम इज विद द नॉन इन्फेक्शियस, क्योंकि वो नॉन इन्फेक्शियस है तो कभी कभी नॉन इन्फेक्शियस पता भी नहीं चल पाता। जब तक उस पर्सन के बहुत ही सीवियर साइन एंड सिम्टम्स वो अपने लास्ट स्टेज में या फाइनल स्टेज में ना पहुंच जाए तब तक उतना पता नहीं चल पाता है। तो ऐसी चीज में नॉन इन्फेक्शियस मोस्ट कंसर्निंग डिजीज हो जाती है। यू द पर्सन वोंट बी एबल टू हार्म द अदर पीपल, बट स्टिल उसका खुद का ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। सो दैट्स व्हाई नॉन इन्फेक्शियस डिजीज पे भी काफी रिसर्च चल रहे हैं। बट नॉन इन्फेक्शियस होता क्यों है, मीन्स नॉन इन्फेक्शियस प्रॉब्लम्स जो है वो क्यों हुआ। आफ्टर बर्थ यू आर नॉट बॉर्न विद सर्टेन डिसऑर्डर्स बट स्टिल गॉट सम काइंड ऑफ डिजीज। ऐसा क्यों हुआ, द रीजन इज बिकॉज ऑफ सर्टेन habits, maybe lifestyle problem, not taking balanced diet, maybe because of some reasons malfunctioning of organs are taking place, या फिर कोई ग्लैंड्स का malfunctioning या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस। तो ये सारे कुछ डिफरेंट रीजंस है जिनकी वजह से नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हो सकता है या होता है। इतनी बात समझ में आई? Yes, ma'am. Okay, let me take the questions now. Few students have okay, first question is viruses are basically infectious disease. Yes, mostly viruses are infectious disease. एक जो ऑड एग्जाम्पल है दैट इज ऑफ एड्स। एड्स के बारे में अभी आपको पढ़ना है क्योंकि एड्स जो है वो इजीली कम्युनिकेबल नहीं है बट स्टिल इट कैन बी पास्ड ऑन, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन या पर्सन का बॉडी फ्लूइड अगर दूसरे पर्सन में गया तो उसकी वजह से हो पाता है, या मदर टू चाइल्ड इफ द फीमेल इज प्रेग्नेंट विद हर चाइल्ड तो वो पास कर देती है एड्स। सो इट इज कॉज्ड बाय वायरस बट स्टिल वो इजीली लाइक टचिंग और सिटिंग विद दैट पर्सन शेयरिंग फूड और क्लोथ्स Ma'am, उसकी वजह से नहीं हो पाता। दैट्स व्हाई नॉट ऑल वायरसेस कम्स अंडर infectious, majority of them are। yes, Nikhil। मैम वो ऐसे 15 मतलब 10-15 साल के बाद समझता है कि एड्स हुआ। उसको लेटेंट पीरियड बोलते हैं। इट डिपेंड्स, कुछ लोगों में होते ही शायद उसके सिम्टम्स दिखने लगेंगे, कुछ लोगों को बहुत साल लग जाते हैं वो सिम्टम्स दिखाने में क्योंकि आपकी बॉडी उतना फाइट कर रही होती है बट द वायरस इज देयर, वो छुपा हुआ है तो वेट करता रहता है। जिस मोमेंट में इम्यूनिटी कम होगी वो अपना डीएनए मर्ज करेगा विद द होस्ट डीएनए एंड देन इट इज गोइंग टू शो द रियल साइन एंड सिम्टम्स। दैट्स व्हाई इट टेक्स टाइम बट नॉट विथ एवरीवन। किसी किसी को तो कुछ लोग एचआईवी पॉजिटिव होते हैं बट उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मतलब उनके ब्लड में है वायरस, उनके सेल्स और उनके टिश्यूज में अभी तक गया नहीं। ठीक है, अगर कोई भी पैथोजन है वो आपके टिश्यूज में अगर नहीं गया वो आपको हार्म नहीं करेगा, मतलब डिटेक्शन वो आपके ब्लड तक ही है।
किसी भी बीमारी का फाइनल स्टेज तब होता है जब वो सेल्स के अंदर जाके होस्ट मींस एज अ पैरासाइट वो सेल और टिश्यूज के अंदर जाके उसको हार्म करने लग जाए। जब तक इनिशियल लेवल पे है प्लाज्मा, जब तक प्लाज्मा में है यानी आपके ब्लड में है, अभी प्लाज्मा क्या है, इट इज मेड अप ऑफ वाटर एंड सम प्रोटीन्स, डिसॉल्व प्रोटीन्स, दे आर नॉट सेल्स, बस वो न्यूट्रिशन कैरी करते हैं सेल टू सेल। तो अगर न्यूट्रिशन जब कैरी कर रहे हैं उसी टाइम पे आपके सेल्स बहुत स्मार्ट होते हैं, वो सबके लिए डोर ओपन नहीं करते, बट अगर गलती से उसी में पैथोजेंस एंटर कर गए, अगर ऐसा हुआ गलती से वो एंटर कर गए, तब जाके वो पर्सन सीवियरली सिक होने लगता है। बट जब तक वो एंटर नहीं कर रहे तब तक क्या होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में एक फॉरेन पार्टिकल आया हुआ है, एक इन्वेडर आया है, आपका बॉडी अलर्ट मोड में आ जाता है और सारे रिएक्शंस शो करने लगता है, बिकॉज योर बॉडी वोंट लेट इट हैपन दैट, वो फाइनल स्टेज तक जाने ही नहीं देंगे, वी आर डिजाइन लाइक दैट। तो फाइनल स्टेज तक ना जाए इसीलिए क्या करते हैं, पहले ही हमारा WBC अलार्म्ड हो जाता है एंड देन वो अपना काम करने लगता है। दैट्स व्हाई वी स्टार्ट फीलिंग टायर्ड, हमें बुखार होने लगता है, सिकनेस होने लगता है, मसल पेन, बॉडी पेन, जॉइंट पेन, इस टाइप के सिम्टम्स हमें दिखने लगते हैं। दिस इज द कॉमन कॉज फॉर ऑलमोस्ट ऑल डिजीजेस। तो ये कॉमन क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी फाइट कर रही है, दैट्स व्हाई। यशराज ने सिमिलर इसी बात पे क्वेश्चन पूछा है, इम्यूनिटी, व्हाट डज इम्यूनिटी डिपेंड्स ऑन? सो WBC, नथिंग एल्स, ओनली WBC। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ WBCs। नेक्स्ट आफ्टर दिस मैं आपको वही चीज बताने वाली हूँ, हाउ इम्यूनिटी वर्क्स, हाउ WBC वर्क्स, वैक्सीनेशन वर्क्स, तो उसके बारे में आपको फिर बेटर पता चलेगा। ओके, निखिल मैम ने हम पूछा किसी है पर्सन अबाउट, की यस, मैम हम किसी पर्सन की इम्यूनिटी एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइक 500 काउंट और WBC का, तो उसे इंक्रीज कर सकते इंक्रीज, ओके, बाय सर्टेन हैं डाइट, आप प्रॉपर, 5000। यस यस आप कर सकते हो, आप प्रॉपर डाइट वगैरह अगर आप कर रहे हो, सर्टेन डाइट, सर्टेन फूड ट्रिगर्स दो सेल फॉर्मेशन, उनकी सिंथेसिस को ट्रिगर करते हैं। जैसे अगर किसी को RBC डेफिशिएंसी है, सो वी ऑलवेज से कि आपको आयरन बेस्ड फूड खाना चाहिए, ओके, सो या पालक खाओ, अनार खाओ, ये सारी चीजें, सो बिकॉज वो डेफिशिएंसी अगर नहीं रही तो ऑफकोर्स वो सेल बन जाएगा, तो ऐसा कर सकते हैं, बट आपकी बॉडी अपने आप वो काम करती है। So better environment and healthy diet is key to everything. It's a key to everything. तब वो person अपने आप ठीक हो जाएगा। But अगर वो नहीं हो रहा है, then of course emergency में वो medical treatments and drugs then देने पड़ते हैं, ताकि WBC synthesis trigger हो पाए, उसका synthesis बढ़ पाए। So you can ओके improve मैम। certain person's immunity. Okay, Nikhil's question is about sickle cell. Okay, sickle cell anemia actually क्या होता है? सिकल सेल नॉर्मली सेल बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर है ना, राउंड स्ट्रक्चर, बीच में डिप्रेशन देखा होगा उसके, कॉनकेव मतलब अगर उसका साइड व्यू देखोगे इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, सो दैट इज द बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर। तो ये आपका रेगुलर आइडियल ब्लड का स्ट्रक्चर है। अगर सिकल सेल अनीमिया है मतलब वो सेल सिकल्ड लाइक है, यानी फाइब्रस स्ट्रक्चर है, ये राइट नहीं है, दिस इज द रॉन्ग स्ट्रक्चर। ऐसा क्यों होता है? ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी जो जीन्स हमारे ब्लड सेल के साइज, शेप, स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं वो अब अफेक्ट हो गए, और उनके अफेक्ट होने की वजह से सेल का शेप जो है वो चेंज हो गया, और चेंज हो गया तो क्या होगा, इसके साथ ऑक्सीजन उनके फंक्शंस बाइंड नहीं होगा, है ना, ब्लड का काम है कैरी करना ऑक्सीजन को, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, HB प्रोटीन प्रेजेंट होता है इसमें, तो वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है वो बाइंड नहीं कर पाएगा, और अगर नहीं करेगा तो RBC होते हुए भी, क्योंकि उसका शेप सुटेबल नहीं है, वो पर्सन ऑक्सीजन कैरी नहीं कर रहा, उसमें एनर्जी नहीं रहेगी, देन आगे की स्टोरी आपको पता ही है, दैट इज रिलेटेड टू एनर्जी फॉर्मेशन, रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन। ओके, तो वो चीज नहीं होगा, तो सो ऑन पर्सन इज गोइंग टू बी वीक एंड वीक। और अनीमिया मतलब, अनीमिया अगर सुना है उसका मीनिंग क्या है? अनीमिया का मीनिंग है कि आपकी बॉडी पे नंबर ऑफ RBC का काउंट जो है वो कम हो चुका है, दैट इज अनीमिया। तो बात तो हुई ना, यानी ये जो रेगुलर आपके हेल्दी RBCs है वो कम हो गए। क्यों? क्योंकि आपके बाकी RBCs का शेप चेंज हो गया और उन्होंने अपना फंक्शन लूज कर दिया, दैट इज व्हाट सिकल सेल अनीमिया इज। अंडरस्टूड? यस निखिल।
मैम और आपने ये भी बताया कि जो इन्फेक्शियस डिसीजेस रहते हैं उनको मतलब क्योर करने में इजी रहता है वो, बट वायरसेस एक्सेप्शन हो सकते हैं क्योंकि अभी कोविड के लिए वो जेनेटिक म्यूटेशन कर रहा है कोविड-19 का वायरस, तो एक्सेप्शन है क्या वायरस? Okay, I will explain this. Let me just take one more question. उसके बाद मैं थोड़ा सा पढ़ाती हूँ, फिर मैं एंड में दूसरा क्वेश्चन लूंगी. Okay, Krish is asking about symptoms of AIDS. Okay, AIDS because AIDS का full form क्या है? Acquired Immunodeficiency Syndrome. So इसका symptom क्या है कि आपकी immunity system इतनी गिर गई, इतना कम हो गया कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग गई. प्लस आपका सबसे पहले क्या होता है एड्स में कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है और अपने ही हेल्दी टिश्यूज को खाने लग जाता है. तो अगर ऐसा होगा तो एड्स के जो लोग होते हैं उनका सबसे पहले तो इमीडिएटली वेट लॉस होता है. दूसरा, कफ एंड कोल्ड और रेगुलर प्रॉब्लम्स होने लगते हैं. देन इम्यूनिटी सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, तो जितने पैथोजेंस हैं वो अटैक कर देते हैं. तो एड्स वायरस कुछ बीमारी नहीं फैलाता, वो इम्यूनिटी को इतना ज्यादा डिसेबल कर देता है कि दूसरे बैक्टीरियाज एंड वायरसेस के लिए आपकी बॉडी पे अटैक करना बहुत इजी हो जाता है. सो देर आर सो मेनी सिम्टम्स. इनिशियल सिम्टम इज फीवर, इनिशियल सिम्टम इज वेट लॉस, फटीगनेस एंड अदर एग्जाम्पल्स. एंड सिमिलरली वो चीज लीड करता है to maybe cancer also, sometimes heart problems, sometimes muscle loss, and maybe related to something related to your brain. So कुछ भी हो सकता है एड्स के लोगों को. That is the problem. इसीलिए वो ट्रीट नहीं हो पा रहा. That is the issue. Okay, let me just teach you some more थोड़ी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन. अभी आपको इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस के बारे में इंफॉर्मेशन दी. अभी इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि वी आर स्टडिंग अबाउट एड्स और एज पर योर चैप्टर आपको इस चैप्टर के बारे में इस टॉपिक के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ना है. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस. एज आई सेड, इसका फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस बोलूंगी. आपके कंसर्न क्या क्या थे? आपका कंसर्न था कोविड-19 वायरस प्रॉब्लम, है ना. आपको मैं एंटीबॉडी रिलेटेड हाउ इट इज गोइंग टू वर्क ये चीजें, क्योंकि एड्स इज कॉज्ड बाय HIV. HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी. वर्ड आपको बस कुछ नहीं करना, वर्ड का मीनिंग समझो. एक्वायर्ड यानी आफ्टर बर्थ ऑफ कोर्स, इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी इम्यूनिटी सिस्टम गिर गया. सिंड्रोम मीन्स सम ऑफ मेनी डिजीज एट अ टाइम. अगर बहुत सारी बीमारियां एक साथ हो गई उसको बोलते हैं सिंड्रोम. यानी एक वायरस बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर आ रहा है, बहुत सारे कंडीशंस लेकर आ रहा है. वो हार्ट पे भी अफेक्ट कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी अफेक्ट कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी अफेक्ट कर रहा है. अगर ऐसी बीमारियां एक साथ होती है उस कंडीशन को बोलते हैं सिंड्रोम. तो यानी मीनिंग क्या है कि अगर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस अटैक करता है तो पर्टिकुलर पर्सन का इम्यूनिटी लो हो जाता है, जिसकी वजह से वो पर्सन इजी होस्ट बन जाता है फॉर अदर पैथोजेंस और पैरासाइट्स. दैट इज द मेन मीनिंग. अब इतना आपको समझ में आ गया ना. अगर ये चीज हो रही है, हाउ इट इज अफेक्टिंग द कोविड वायरस, दैट आंसर आई एम गिविंग यू. वायरस एक्सेप्शन नहीं है बच्चे. वायरस का ट्रीटमेंट बहुत इजी है. यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन सिंस यू आर बोर्न. आपको कफ एंड कोल्ड कितने बार हुआ है? डू यू इवन नो द काउंट कितने बार हुआ है? नो, बट स्टिल यू आर सर्वाइविंग. आपको कुछ नहीं हुआ, ठीक है. पेंडेमिक इज डिफरेंट पार्ट, वो एक अलग डिबेट है, बट स्टिल यू आर सर्वाइविंग. ऐसा क्यों? क्योंकि वायरस, अब प्रॉब्लम क्या है, वायरस जरूरी नहीं कि सारे वायरस प्रॉब्लमेटिक हो. ऐसे तो हर पैथोजन कुछ ना कुछ डेंजरस डिजीज लेकर आते ही आते हैं. अभी वायरस का प्रॉब्लम क्या है कि वो रैपिड म्यूटेशन करता है. मैंने प्रीवियस क्लास में भी बच्चों को यही समझाया है. वायरस डज रैपिड म्यूटेशन. अगर वो रैपिड म्यूटेशन कर रहा है मतलब उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज हो रहा है एवरी टाइम. और अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज होगा तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होगा. अब बॉडी स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है, मैं वायरस ड्रॉ करती हूँ. कोविड वायरस ऐसा ही दिखता है ना, समथिंग लाइक दिस. कोविड मीन्स क्राउन, कोरोना मीन्स क्राउन एक्चुअली, समथिंग लाइक दिस. ऐसा वायरस दिख रहा है.
अब ये क्या है Yes, जो मैंने स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर बनाया, व्हाट आर दे आर द प्रोटीन। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन है, अब ये प्रोटीन ने क्या किया, अब इनका जेनेटिक मटेरियल इसी के अंदर है, उनका जेनेटिक मटेरियल, अब उसमें म्यूटेशन हो गया, वो म्यूटेशन हुआ तो उसकी वजह से ये वायरस का जो बाहर का जो ये स्ट्रक्चर है, यानी ये जो प्रोटीन के अंदर जो भी उनका स्ट्रक्चर होगा मॉलिक्यूलर बेस्ड, वो चेंज हो जाएगा। अगर वो चेंज हो गया तो क्या हो गया, हमारी बॉडी के जो एंटीबॉडीज है वो तो डम फील करेंगे ना। उन्होंने इतनी मेहनत करके पहले तो एक इसका ऑपोजिट, इस मींस लॉक इन की उन्होंने प्रिपेयर किया इतनी मुश्किल से, इसके अगेंस्ट कोई ट्रीटमेंट बनाया, एंड बाद में ये वायरस अपने आप म्यूटेट हो गया और अब वो एंटीबॉडी सारे वेस्ट हो गए। यही रीजन है कि इसका जो पेंडेमिक और इसके वेव्स जो है ये कंटिन्यूअस चल रहे हैं। दैट इज द रीजन, बिकॉज इट इज म्यूटेटिंग सो फास्ट। और ये वायरस का बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है, दिस इज द ओनली यूनिक प्रॉपर्टी दे हैव। और इसकी वजह से जो वायरस है दे आर वेरी डेंजरस। अगर वो इन्फेक्शियस भी है एंड दे आर डेंजरस ऑल्सो, बट नॉट ऑल वायरस अफेक्ट्स दैट इन दैट बैड वे। ठीक है, सर्टेन और भी पर्सन को कॉम्प्लिकेशंस होने चाहिए। इमेजिन हाउ मेनी पीपल आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ लिटिल पीपल आर अफेक्टेड। कंपेयर करें अगर रेशियो, स्टिल अनफॉर्चुनेट इवेंट है, बट अगर आप रेशियो कंपेयर करोगे, हाउ मेनी पीपल डाइड एंड हाउ मेनी पीपल आर लिविंग, इट्स वेरी 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 नेग्लिजिबल, स्पेशली इन इंडिया। तो एक्चुअली कोविड का इतना भी बुरा इम्पैक्ट नहीं है जितना आप सोच, इससे ज्यादा वर्ल्ड वॉर में डेथ हुई है। ओके, सो एंड देयर आर सेवरल अदर प्लेग्स और दूसरी बीमारियों में उससे ज्यादा डेथ हुई है। इनफैक्ट मींस इफ यू डोंट बिलीव, यू कैन सी द स्टैट्स एंड नंबर्स, यू कैन ऑलवेज चेक ऑन इंटरनेट। तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली दिस वायरस इज नॉट दैट डेंजरस। आई हैव बीन सफर्ड फ्रॉम कोविड थ्राइस, मुझे 3 बार हो चुका है, बट स्टिल मीन्स इट्स गुड, इट्स आई एम फॉर्चुनेट कि मेरी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग है कि मुझे उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। दो इवन दो आई गेट सिक फॉर 3 days 4 days और मैक्स टू मैक्स 1 week एंड देन आई मूव ऑन, मेरी बॉडी रिकवर कर जाती है। बट यू कैन इमेजिन नाउ कि अगर वायरस इतना ज्यादा डेंजरस होता है, सम पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड 3 times 4 times और इवन 5 times, इवन more than that person should have died by now. Okay, so that is the reason कि that many people are surviving. और जिनकी डेथ हुई है, दे आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम अदर काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, मे बी हार्ट पेशेंट्स हैं, उनकी एज बहुत ज्यादा है, और मे बी बहुत ही न्यूबॉर्न बेबीज है जिनका इम्यूनिटी अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है या वैक्सीनेशन उनको पूरा नहीं लगा था, या तो फिर वो लोग हैं जिनको सच में कोई और दूसरी क्रिटिकल डिजीज है और उनकी इम्यूनिटी पहले से ही लो है, दोज पीपल आर ओनली डाइड। उसके अलावा नॉर्मल रेगुलर एवरेज हेल्दी पीपल और दोज पीपल हु मैनेज टू गेट द राइट ट्रीटमेंट इन राइट टाइम, those have been recovered successfully. है कि नहीं? Am I right or wrong? सुना है ना ऐसे न्यूज? yes ma'am. Okay, so that is the reason. So this is about your virus and antibody relation, how it works. Now, अब एड्स के केस में हो क्या रहा है? आपका जो WBC है, अब दूसरी बात थी हमारी WBC से रिलेटेड कि हाउ WBC रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी। आपके WBC के 2 टाइप के मींस WBC का एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है सेल का, दैट इज नोन एज लिम्फोसाइट। WBCs के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मींस बहुत सारे टाइप्स हैं, उनके बहुत सारे फंक्शंस हैं, क्योंकि इसका काम हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम मैनेज करना है। सो डिफेंस सिस्टम अगर मैनेज करना है, सो बेस्ड ऑन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने उतनी अपनी कैटेगरीज और डिपार्टमेंट्स बना के रखे। उनमें से एक कैटेगरी है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 2 तरीके का होता है आपकी बॉडी में, वन इज T लिम्फोसाइट एंड वन इज B लिम्फोसाइट। अब जो T लिम्फोसाइट है वो क्या करता है? T लिम्फोसाइट इज मॉनिटरिंग एवरीथिंग। कोई फॉरेन पार्टिकल आया, अलार्म जनरेट करना, कोई चीज इन्वेडर्स आए तो सबको बताना, सतर्क करना, इधर से उधर भागना, ये काम करेंगे T लिम्फोसाइट। साथ ही साथ दे आर गोइंग टू हेल्प B लिम्फोसाइट इन प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी। B लिम्फोसाइट इज द मेन साइंटिस्ट कह लो इस केस में, जिसके पास सारे फॉर्मूलाज और आंसर्स हैं। T लिम्फोसाइट इज द मैनेजर, जिसको बिजनेस करना आता है। B लिम्फोसाइट है मेन साइंटिस्ट, जिसको साइंटिफिक नॉलेज है कि ओके ये केमिकल यूज करना है, ये मॉलिक्यूल का ये फेरबदल करना है। तो B लिम्फोसाइट लग जाता है उस फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट, सपोज दिस इज द फॉरेन पार्टिकल, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने में, और T लिम्फोसाइट सब कुछ मॉनिटर करेगा और उसे रॉ मटेरियल लाके देगा, हेल्प करेगा, बहुत सारी चीजें करेगा। दिस इज हाउ लिम्फोसाइट्स प्रिपेयर द डिफेंस सिस्टम फॉर योर बॉडी। अब हमारे एड्स के केस में क्या हो रहा है? इम्यूनिटी सिस्टम कंप्लीटली
गिर गए, अगर गिर गए तो इनका फंक्शन भी डिक्रीज हो गया। अगर इनका फंक्शन डिक्रीज हो गया, देयर विल बी नो एंटीबॉडी। अगर कोई एंटीबॉडी नहीं हुआ तो बॉडी पे राज कौन करेगा? HIV करेगा। एंड स्लोली एंड स्टेडीली, जिस मोमेंट अगर आपका WBC यानी डिफेंस सिस्टम कंप्लीटली डाउन हो गया और HIV आपके जीनोम के साथ, होस्ट जीनोम जिसको भी अटैक किया है उसके जीनोम के साथ मिक्स हो गया, तो ऐसे केस में क्या होगा? उस दिन से उस पर्सन को साइन एंड सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाएंगे। ओके, तो जितना स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी उतने दिनों तक वो पर्सन डिस्पाइट ऑफ बीइंग HIV पॉजिटिव फिर भी हेल्दी रहता है। अंडरस्टूड? ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आई? ओके, Krish, I will repeat Yes, ma'am. one thing. This session is going to be stopped in few seconds. So everyone, take the screenshot of the screen, means this particular screen, and please start joining to the next link. Okay, Krish, I will repeat one more time. Don't worry. Do we have to join this same link? No, the other one. I have sent 2 links now. So first this one is finished. Now you have to join the second one. मैम अपने वो ब्रैकेट में क्या लिखा है एंटीबॉडी का? Antibody का short form. This is the sign we use it.